नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए इतिहास की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, इसी को हम आज दूसरे क्लास में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि इतिहास में हमारा जो ये क्लास है, ये हर क्लास डिस्क्रिप्टिव जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट हैं उनको इसमें कराया जाएगा। इसके अलावा हर अध्याय के कंप्लीट होने पे उसके जो एमसीक्यू हैं, जो क्वेश्चन अभी तक विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, वो भी कराए जाएंगे। तो यहां पे आप लोग समझिएगा कि इतिहास विषय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ का एग्जाम जो आने वाला है, चाहे बीपीएससी का जो अभी एग्जाम टाल दिया गया है, उसमें इतिहास के जो प्रश्न आते हैं लगभग 15 से 20 उत्तर प्रदेश में और 30 से 35 क्वेश्चन बिहार में आते हैं। तो इतिहास खंड प्री के एग्जाम के लिए अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हो जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इतिहास में क्या लूसेंट और घटना चक्र सॉल्व करके जो पूर्वावलोकन आता है काम चल जाएगा? तो मैं ये कहूंगा कि घटना चक्र और पूर्वावलोकन जो है, इसके अलावा लूसेंट है, इसको पढ़ने से आपका कंप्लीट काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न लगातार आयोग बदल रहा है। अभी आपने देखा लोअर पीसीएस का एग्जाम ट्रिपल एससी में हुआ, उसमें भी पेपर के पैटर्न को बहुत गहराई से डीप पूछा गया है। तो जब डीप क्वेश्चन जाते हैं तो उसमें लूसेंट जो कि वन लाइनर फॉर्म में है, वहां से काम आपका नहीं चलने वाला है। इतिहास अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको एक ऑथेंटिक जो बुक होती है वो पढ़नी होगी। जैसे अगर आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, उसके साथ पूर्वावलोकन सॉल्व कर लीजिए। मिडाइवल इंडिया पढ़ना है तो एलपी शर्मा या सतीश चंद्रा को पढ़ने के बाद आप जो है पूर्वावलोकन घटना चक्र का सॉल्व करिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऑथेंटिक बुक और उसके साथ आप पूर्वावलोकन सॉल्व कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को एक जगह समाहित करके ये हमारी जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है ये बनाई गई है। तो इसलिए अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर आप इसको अपना नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन में आसानी होगी और सारी चीजें आपको एक जगह पे कलेक्टिव रूप में मिल जाएगी। तो आइए आज हम लोग इतिहास का दूसरा क्लास शुरू करते हैं, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति और विकास इतिहास का जो ये है, एक तरीके से आप इसको भी इंट्रोडक्टरी क्लास ही लेंगे। और ये चैप्टर मैं जब भी पढ़ता हूं तो मुझे एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये लगता है, क्योंकि ये सीधे कई प्रश्न मन में लेके आता है कि मानव की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। क्या मानव जो है ये बंदर से जो है परिवर्तित होते हुए विकास क्रम में मानव बना, चिंपैंजी से परिवर्तित होते हुए मानव बना, गोरिल्ला जो है ये परिवर्तित होकर मानव बन गया? अगर हम बंदर से मानव बने हैं या चिंपैंजी से मानव बने हैं, तो अभी वर्तमान में जो बंदर हैं, चिंपैंजी है, वो क्यों मानव नहीं बन जा रहे हैं? तो ऐसे अनेक प्रश्न मन में आते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आज इन्हीं प्रश्नों का हम लोग बहुत ही सटीक ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको देखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का पहला क्लास लिया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। और क्रोनोलॉजी में अगर इतिहास देखेंगे तो चूंकि इतिहास घटनाओं का एक क्रम से किया गया अध्ययन होता है, तो एक क्रम से आप भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। हम लोगों ने पहला पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास देखा था, उसमें हमने देखे थे 4 महाकल्प जो है, जिसमें कि पृथ्वी के कालक्रम को 4 महाकल्पों में बांटा गया था। 4 महाकल्प में जो चौथा महाकल्प था उसे हम लोगों ने फेनरेजोइक कल्प कहा था, जबकि पहला हैडियन, दूसरा आर्कियन और तीसरा जो महाकल्प था प्रोटेरोजोइक कहा गया था। ठीक है, 3 इसके पहले जो महाकल्प थे कौन से थे? पहला था हेडियन, दूसरा था आर्कियन महाकल्प, और तीसरा था प्रोटेरोजोइक।
यहां पे ये महाकल्प मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाओगे कि मानव की उत्पत्ति कहां से स्टार्ट होती है और वर्तमान जो हम लोगों का मानव स्वरूप है, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस हैं, ये किस प्रकार से उत्पन्न हुए। तो ये 4 महाकल्प में फेनरोजोइक जो महाकल्प था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको हम लोगों ने देखा था कि इसको फिर 3 युगों में बांटा गया था। 3 युगों में बांटा गया था, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा जो था ये प्रारंभिक जो फेनरोजोइक का जो प्रारंभिक काल था, पेलियोजोइक एरा, इसमें समुद्री जीवों का, मछलियों का विकास हुआ था। हमने बताया था कि इसी काल में जो है, इस काल में 6 पीरियड बांटे गए थे, जिसमें समुद्री जीवों और मछलियों का विकास, मुख्य रूप से मछलियों का विकास डिवोनियन काल में हुआ था, जिसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने मीसोजोइक एरा देखा था। इसको 3 पीरियड में बांटा गया था, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इस मीसोजोइक एरा में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसे उभयचर और डायनासोर का युग कहा जाता है। खास करके जुरैसिक युग जो था उसमें डायनासोरों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, और इसी युग में रेंगने वाले जीव यानी उभयचरों का विकास हुआ। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर छोटे स्तनधारियों का विकास हुआ, यानी मैमल्स की उत्पत्ति आपसे अगर पूछ दे तो मीसोजोइक एरा में प्रारंभ हो गया था। लेकिन इस समय जो स्तनधारी थे ये छोटे किस्म के थे, बहुत बड़े जीव नहीं थे। तो छोटे स्तनधारियों का विकास मीसोजोइक एरा में हुआ था। सेनोजोइक एरिया को भी 3 पीरियड में बांटा गया था। तो हमारा जो मेनली टॉपिक है इसमें मैमल्स को हम लोग देखेंगे कि ये जो स्तनधारी थे, जो कि स्तनधारी किसे कहा जाता है? स्तनधारी ऐसे जीव होते हैं जो कि वास्तव में अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, तो मैमल्स का जब डेवलपमेंट हुआ छोटे, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेनोजोइक एरा है, सेनोजोइक एरा में ये पैलियोजीन, नियोजीन और चतुर्थक पीरियड, ये 3 पीरियड बटा हुआ था, जिसमें से ये जो पैलियोजीन है ये पैलियोसीन युग, इयोसीन युग और ओलिगोसीन युग में बटा था। पिछला क्लास आप लोग देखेंगे तो ये सारे डिवाइडेशन बहुत अच्छे से उसमें कराए गए हैं। यहां पे मेरा उद्देश्य है कि मानव का विकास कहां से स्टार्ट हमको होता है और कहां से हमको समझने की जरूरत है कि मानव कैसे उत्पन्न हुआ। क्या हम लोग बंदर के वंशज हैं? क्या हम लोग चिंपैंजी के वंशज हैं? क्या हम लोग गोरिल्ला के वंशज हैं? औरंग उटान के वंशज हैं? तो इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पीछे जाना पड़ा। तो यहां पर जो पेलियोसीन युग है इसमें बड़ी संख्या में स्तनधारी जीवों का विकास, एज ऑफ मैमल्स हुआ। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो मीसोजोइक एरा था उस काल में छोटे स्तनधारी जीवों का जो है विकास उत्पन्न हुआ था। लेकिन पैलियोसीन युग जो है सेनोजोइक एरा का, इसमें बड़ी संख्या में मैमल्स का विकास आपको देखने को मिलता है। इयोसीन युग में प्राइमेट्स का विकास स्टार्ट होता है सेनोजोइक एरा। ठीक, यानी कि सेनोजोइक एरा के ये जो 2 पीरियड हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मानव विकास की दृष्टि से। सेनोजोइक एरा में जो पेलियोसीन युग है इसमें स्तनधारी जीवों का विकास बड़े स्तर पर हुआ, और इयोसीन युग में प्राइमेट्स का विकास जो है बड़े स्तर पर हुआ। प्राइमेट क्या होते हैं? तो प्राइमेट्स के अंतर्गत स्तनधारियों का ही ये एक समूह या गण होता है जिसमें बंदर, कपि, मनुष्य शामिल होते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पे प्राइमेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव विकास में। आपको अगर मानव विकास की एक श्रृंखला समझनी है तो आपको प्राइमेट्स को समझना होगा, और इसी प्राइमेट्स से हमारे मनुष्य का जो है, जो वर्तमान होमो सैपियंस आप देख रहे हैं मानव विकास का, ये क्रम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इयोसीन युग में, जो सेनोजोइक एरा का इयोसीन युग है, उसमें प्राइमेट्स का उद्भव हुआ, और इन प्राइमेट्स का विकास होना प्रारंभ हुआ लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले। इन प्राइमेट्स में मैंने बताया कि इनको 2 शाखाओं में बांटा गया।
ये जो प्राइमेट्स थे इनकी दो शाखाएं आप मान लीजिए कि इसमें इनको बांट दिया गया। जो प्राइमेट क्या थे, ये स्तनधारी समूह था, स्तनधारियों का एक गण था। और इस प्राइमेट समूह को फिर दो भाग में, पहला है बंदर और दूसरा है कपी। यहां पे आप लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बंदर और कपी एक ही होते हैं। तो यहां मैं बता दूं कि बंदर और कपी का अंतर भी आज हम लोग समझेंगे। बंदर यानी कि मंकी, कपी यानी कि एप्स। तो बंदर जो थे ये प्राइमेट में, ये आप देखेंगे कि फिर दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। पुरानी दुनिया के बंदर, ओल्ड वर्ल्ड मंकी जिनको कहा जाता है, इसमें मेनली लंगूर और मकाक को रखा जाता है। लंगूर आप लोगों ने देखा होगा, मकाक भी भारत में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो कि हमारा दक्षिण भारत है, वहां पे जो पश्चिमी घाट है वहां पे मकाक भी देखने को मिलते हैं। तो लंगूर और मकाक ये पुरानी दुनिया के बंदर ही हैं, यानी मंकी ही हैं। अगर आपसे लंगूर या मकाक को पूछ दे क्या है, कपी हैं, तो नहीं, ये मंकी ही हैं, बंदर के ही समूह हैं। और आप लोगों ने बंदर जो अभी पेड़ों पे आप देख रहे होंगे, वानर जिनको हम लोग कहते हैं, वो नई दुनिया के बंदर कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्राइमेट बंदर में बटा, बंदर पुरानी दुनिया के बंदर में लंगूर और मकाक, नई दुनिया के बंदर में जो वानर हैं इनको रखा गया। इसके अलावा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमेट्स की जो दूसरी शाखा बटी, इनमें कपी को रखा गया, एप्स को रखा गया। इनको भी दो शाखाओं में बांट दिया गया, यानी कि इनकी भी दो शाखाएं विकसित हुई। छोटे कपी यानी लेसर एप्स, इसमें गिब्बन को रखा गया। और महान कपी, ग्रेट एप्स, इसमें आप पांचों के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ग्रेट एप्स जो थे, महान कपी जो थे, इसमें औरंग उटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो, मनुष्य या आदि मानव इसी में रखे गए। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि जो मानव उत्पत्ति है, यहां पे मनुष्य हमने लिखा है, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि ये होमिनिन शाखा है। होमिनिन माने कि आदि मानव की शाखा। और यही आदि मानव की शाखा आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सैपियंस तक ये मानव का डेवलपमेंट होगा। यानी कि मानव अगर आपसे पूछ दे कि किस शाखा का सदस्य है, तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य प्राइमेट्स है। और प्राइमेट में भी अगर आपसे पूछे कि कौन सी शाखा का है, तो महान कपि, ग्रेट एप्स का जब आनुवंशिक विकास क्रम होता है, तो इसी आनुवंशिक विकास क्रम में आपको आदि मानव भी देखने को मिलते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो प्राइमेट थे, इनसे बंदर और कपि ये दो वर्ग बने। कपि में छोटे कपि और महान कपि। तो ये जो महान कपियों का विकास क्रम करोड़ों वर्षों में होता है, इसमें औरंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो, मनुष्य ये उत्पन्न होते हैं। तो यहां पे ऐसे समझिए कि एक पेड़ है, इसकी एक शाखा मान लीजिए कि औरंगुटान है, औरंग उटान। इसकी एक शाखा मान लीजिए चिंपैंजी है, इसकी दूसरी शाखा मान लीजिए गोरिल्ला है, इसकी तीसरी शाखा बोनोबो है, और एक शाखा मान लीजिए कि ये आदि मानव होमिनिन्स का है। यानी कि एक वृक्ष के ये 5 शाखाएं हैं। इस वृक्ष को महान कपि कहा जाता है। और ये जो महान कपि है, ये प्राइमेट्स के समूह में आते हैं। और हमारे जो मनुष्य का डेवलपमेंट है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो आदि मानव हैं जिनका डेवलपमेंट मनुष्य के रूप में हुआ है, तो आप एकदम सीधे से जान लीजिए कि ये तो ना तो बंदर यानी कि मंकी ये मनुष्य में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ये भी प्राइमेट्स हैं, लेकिन मनुष्य में इनका कन्वर्जन नहीं हुआ है। ये महान कपि के समूह है। और महान कपि में भी औरंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो और आदि मानव यानी कि होमिनिन्स जो हैं
ये इसकी शाखाएं हैं और मनुष्य या आदि मानव इसी एक शाखा से आगे विकास क्रम इसका हुआ है। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य बंदर का डेवलपमेंट है तो आप कहोगे नहीं, औरंगुटान का, चिंपैंजी का, गोरिल्ला का, बोनोबो का नहीं। इनका जो है एक तरीके से विकास क्रम महान कपियों के जो है वंशावली या वंश क्रम के आगे बढ़ने से हुआ है। ये स्वतंत्र रूप से आदि मानव एक ही वृक्ष के 5 शाखाएं अगर निकली हैं तो उसमें से एक आदि मानव वाली शाखा थी, यानी कि जो हम इनके पूर्वज थे वो सेम रहे होंगे, लेकिन करोड़ों वर्षों में वो पूर्वज के द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होता गया उसी में एक शाखा हमारी होमिनिन्स की, आदि मानव की हुई। तो एकदम क्लियर रहिएगा कि मनुष्य बंदर से नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो दुनिया में अभी भी बंदर है वो मनुष्य क्यों नहीं बन जा रहे हैं। जो औरंगुटान है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, बोनोबो है, गिब्बन है, ये मनुष्य क्यों नहीं बन जा रहे हैं। तो यहाँ आदि मानव यानी कि होमिनिन्स, ये ग्रेट एप्स जो थे इन्हीं के वंशक्रम के बढ़ने के कारण हुआ। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है और बार बार कंफ्यूज करता है, इसको समझ लीजिए। तो मनुष्य प्राइमेट है और प्राइमेट के भीतर महान कपि का सदस्य है। हमने अभी देखा कि अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा कि मनुष्य क्या है, एक प्राइमेट है। प्राइमेट क्या है, प्राइमेट जो है मैमल्स का एक गण है, समूह है, ठीक है। और प्राइमेट के भीतर अगर पूछ दे मनुष्य किस शाखा का है तो ग्रेट एप्स का सदस्य है। अब यहां पे याद रखिए जो ग्रेट एप्स हैं यानी कि महान कपि हैं, ये एक पूरा बहुत बड़ा परिवार है। अभी देखा मैंने कि 5 लोगों का एक परिवार है जिसकी 5 शाखाएं बटी हुई हैं। एक ही परिवार से 5 शाखाएं जो है 5 बच्चे निकले हुए हैं। उसी में से एक क्या है, मनुष्य वाली शाखा भी है। होमिनिन्स उस परिवार की मानव वाली शाखा है। मैंने अभी बताया कि ये जो ग्रेट एप्स है ये 5 लोगों का जो है एक परिवार है। उसमें से एक जो है होमिनिन शाखा, ये मानव वाली शाखा है। और होमो सैपियंस जो वर्तमान मानव है ये उस मानव शाखा में जीवित हमारी प्रजाति है। वर्तमान में होमो सैपियंस प्रजाति ही जीवित है, ठीक। तो प्राइमेट्स महान कप में डिवाइड होता है और होमिनिन जो है ये इसकी एक शाखा है, किसकी, महान कपियों की। इसका वंशक्रम विकास क्रम की जानकारी, जो ये मानव का वंशक्रम विकास क्रम है, चूंकि ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले की घटनाएं हैं, तो ये धीरे धीरे जब इनका विकास क्रम होता है तो आखिर वर्तमान में कैसे पता चलता है कि कौन सा मानव कब, कैसे और किस स्वरूप में था। तो इसके बारे में हमको जानकारी इनके जीवाश्म से मिलती है। इनके जीवाश्म की कार्बन डेटिंग से इनके एज निर्धारण किया जाता है। इनके जीवाश्म से इनके आकार के बारे में पता चलता है, इनकी खोपड़ी कैसी थी, इनका बाकी जो शरीर का ढांचा था वो कैसा था। तो इनके जीवाश्म से इन्होंने जो पत्थर के औजार वगैरह यूज किए थे उससे जानकारी मिलती है कि इनका मेनली जो पत्थर के औजार थे उसको किस यूज में लेते थे। और इनके जो पदचिन्ह मिले हैं इससे हमको मानव विकास की जानकारी मिलती है। तो यहां से हमें लग रहा है आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे कि मानव जो है ये न तो बंदर से उत्पन्न हुआ है और न ही चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान से विकसित हुआ है, बल्कि मनुष्य की एक अपनी अलग शाखा थी जो कि ग्रेट एप्स परिवार का समूह है। और ग्रेट एप्स परिवार में जो होमिनिन वाली शाखा थी, यही आगे चल के जो होमिनिन वाली शाखा है ये मानव में तब्दील होती है। अब इसके विकास क्रम को देखेंगे होमिनिन शाखा की, ठीक है। तो लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व एक कपि समूह अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था। आप याद रखिएगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, यहां से जितने भी मानव का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, यहां पे उनके लगभग अवशेष जो जीवाश्म है, औजार हैं, पदचिन्ह हैं, ये प्राप्त हुए हैं। बाकी जगहों पे इतने स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, चूंकि ये सारी चीजें जीवाश्म के आधार पे, औजार के आधार पे, तो इतिहास में मोटा मोटी जो पूर्व काल है जहां पे स्पष्ट जानकारी नहीं है, वहां पे अनुमान के आधार पे जो है ऐतिहासिक चीजों को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन उसमें भी जो चीजें प्रमाणित हो चुकी हैं
हम लोग उसको देखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये कपि समूह रहता था, यानी महान कपियों का एक समूह रहता था। इस समूह के द्वारा ये समूह आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ता है। ठीक, अफ्रीका के जंगलों में जो कपि समूह था ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग रामापिथिकस कहलाता है जो कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व, और यह शाखा जंगलों में ही रह जाती है। इसे सबसे प्राचीन मानव कहा जाता है। मानव क्या, ये अभी तक ग्रेट जो एप्स हैं, महान कपि हैं, उसी संख्या में ये रहता है। रामापिथिकस ये जंगलों में ही रह जाता है। लेकिन यहां से जो उष्णकटिबंधीय जंगल थे, यहां से एक शाखा बाहर मैदानों में निकलती है और ये मैदानी घास वाले क्षेत्रों में फैलती है। इस शाखा को ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है, ये इसकी विशेषताएं क्या थी? इस शाखा ने जंगल से निकलकर खुले घास के मैदान ढूंढ लिए। इन्हें मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। यानी आपसे पूछे, इन्हीं का जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, अब इन्हीं में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा और हम देखेंगे कि आधुनिक जो मानव है, ज्ञानी मानव है, होमो सैपियंस तक कैसे डेवलपमेंट होगा और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का आदि पूर्वज कहलाता है। इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है द्विपाद मानव। द्विपाद मानव का मतलब है ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये पहला आदि मानव था, पहला होमिनिन था जो कि 2 पैरों पर स्पष्ट रूप से इसके चलने के प्रमाण मिले हैं। आपसे पूछ दे कि पहला मानव जिसके स्पष्ट रूप से 2 पैरों पर चलने के प्रमाण, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। लेकिन इनकी जो ये 2 पैर पे तो चलते थे, लेकिन ये सीधा नहीं चलते थे, यानी कमर से हल्का सा झुक के चलते थे। यानी इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो अभी भी पूर्ण सीधी नहीं थी, लेकिन ये 2 पैरों पर खड़े होना सीख गए थे, चलना सीख गए थे। ठीक, तो यहां से विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आता है होमो हैबिलस मानव। होमो हैबिलस मानव की क्या क्या विशेषताएं थी? ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमने देखा, उनकी विशेषताएं द्विपाद, याद रखिएगा, यानी कि 2 पैरों पर पहली बार चलने वाले मानव ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसके बाद होमो हैबिलस मानव, इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। हाथ का पहली बार खुलकर प्रयोग करने वाला अगर आपसे मानव पूछ दे तो होमो हैबिलस मानव थे। हाथ का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया और रीढ़ की हड्डी इनकी भी अभी तक पूरी तरह सीधी नहीं थी, यानी ये भी पूरी तरह सीधा होके नहीं चल रहे थे। होमो हैबिलस को पुराने पाठ्यक्रमों में प्रथम औजार निर्माता, पहले टूल मेकर के रूप में जाना जाता है, लेकिन आधुनिक प्रमाण बताते हैं कि पत्थर के कुछ औजार होमो हैबिलस से भी पहले के हैं। यानी यहां समझने की जरूरत है। अगर होमो हैबिलस मानव की विशेषता पूछे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्विपाद मानव, पहली बार 2 पैरों पर चलने वाला मानव। होमो हैबिलस में 2 चीजें आप याद रख लीजिएगा। हाथ का पहली बार खुलकर प्रयोग, यानी कि इन्होंने अपने हाथ का प्रयोग किया, और प्रथम औजार निर्माता, जब हाथ का प्रयोग करने लगे तो ये पत्थर के औजार अपने हाथों से बनाने लगे, इसीलिए इन्हें प्रथम औजार निर्माता या टूल मेकर कहा जाता है। लेकिन आधुनिक जो शोध बताते हैं कि होमो हैबिलस मानव से पहले के भी कुछ औजार मिले हैं, इसलिए इन्हें प्रथम औजार निर्माता कहने की बजाय आप इनको ऐसे याद रखिए कि इनके द्वारा हाथ का प्रयोग किया गया और बड़े पैमाने पर इन्होंने औजार का निर्माण किया और इन्हें औजार निर्माता के रूप में प्रसिद्धि मिली। होमो हैबिलस को टूल मेकर के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं होमो इरेक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस मानव, और ये मानव क्या है? ये अभी तक जो ग्रेट एप्स कपि हैं, अब उन्हीं में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता जा रहा है। 2 पैरों पे चलने वाले मानव का हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर मैंने हाथों का प्रयोग और टूल मेकर के रूप में प्रसिद्धि किसकी थी? होमो हैबिलस की थी। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। इनकी विशेषताएं क्या थी? होमो इरेक्टस आग का उपयोग प्रमुख रूप से इनसे जुड़ा हुआ है। अगर पहली बार कौन से मानव आग का उपयोग करते थे तो होमो इरेक्टस मानव करते थे।
लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि इन्होंने ही आग की खोज की। आग का बड़ी पैमाने पर पहली बार उपयोग हमें अगर प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है तो होमो इरेक्टस मानव, इसलिए आग से होमो इरेक्टस मानव को जोड़ा गया है। अफ्रीका से बाहर व्यापक रूप से फैलने वाला प्रारंभिक मानव एशिया और यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप से बाहर एशिया में, यूरोप में, भारत में या अन्य क्षेत्रों में फैलने वाला मानव कौन सा था, तो होमो इरेक्टस मानव ही था, क्योंकि इसके अन्य जगहों से जो है जीवाश्म और प्रमाण मिले हैं। सीधा चलने वाला कपिमानव, दृष्टि क्षमता इनकी काफी तेज थी। अभी तक हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो चाहे होमो हैबिलस हो, पूर्ण रूप से ये सीधा नहीं चल रहे थे, हल्की कमर इनकी बेंड थी। लेकिन होमो इरेक्टस मानव पहला ऐसा मानव था जो जिसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी और दो पैरों पर यह सीधा खड़ा होकर चलता था। इनकी दृष्टि काफी तेज थी। खोपड़ी पिछले प्रारूप की तुलना में इनकी अधिक गोलाकार हो गई। तो यहां पे होमो इरेक्टस के बारे में याद रखिएगा कि विश्व में फैलने वाला मानव अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे ज्यादा किस मानव प्रजाति का फैलाव हुआ, तो इसी होमो इरेक्टस मानव का फैलाव हुआ। होमो इरेक्टस मानव में दो प्रजातियां आप याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बनता है। ये होमो इरेक्टस मानव जो कि विश्व भर में फैले, इसमें दो प्रजातियां, एक जावा मानव और एक पीकिंग मानव, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो जावा मानव जो थे ये होमो इरेक्टस मानव ही हैं, लेकिन ये नरभक्षी थे, आग का प्रयोग करते थे। पहली बार पूरी तरह सीधा खड़ा होकर चलने वाला कपि मानव था, यानी कि अभी भी ये ग्रेट एप्स ही थे, ये नरभक्षी थे, ये आग का प्रयोग करते थे और पहली बार पूरी तरह सीधा खड़ा होकर चलने वाला ये कपि मानव था, जावा मानव। पीकिंग मानव के बारे में जानिए कि ये भी नरभक्षी थे, सीधा चलते थे और जावा मानव से हर मामले में बेहतर थे। तो यहाँ पे इसकी ही होमो इरेक्टस की ही दो शाखाएं हैं, जावा मानव और पीकिंग मानव, इनको भी याद रखिएगा। और यहाँ से ये विश्व भर में फैलने वाला अगर मानव पूछे एशिया यूरोप के कई हिस्सों में, तो सबसे ज्यादा फैलने वाला मानव होमो इरेक्टस था। ये याद रखिएगा। आग के उपयोग से किसे जोड़ा जाता है पहली बार, तो होमो इरेक्टस को जोड़ा जाता है। तो यहां से ये चीजें याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव और इनकी विशेषताओं से क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो निएंडरथल मानव जो था ये जर्मनी में निएंडरथल नदी घाटी में पाए गए, ये गुफाओं में रहते थे। तो कहां पाए गए निएंडरथल मानव, ये जर्मनी के निएंडरथल नदी घाटी में गुफाओं में रहते थे। इनका शरीर ठंडे वातावरण के प्रति अनुकूलित था, ठंडे प्रदेशों के अनुकूलन वाला मानव इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ठंडे प्रदेशों में अनुकूलन वाला प्रथम मानव कौन था, तो निएंडरथल मानव था। आप जानते हैं कि यूरोप में काफी ठंड पड़ती थी, आज भी पड़ती है, तो जर्मनी के निएंडरथल नदी घाटी में पाया गया, यानी कि इनका जो शरीर था ये ठंड को झेलने के लिए अनुकूलित हो चुका था। तो इसको याद रखिएगा। पहली बार कला और प्रतीकात्मक व्यवहार के प्रमाण किस मानव में मिले, तो निएंडरथल मानव में मिले। शव को दफनाते थे, सामान भी शव जहां दफनाते थे उसके साथ कुछ सामान रखते थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि पारलौकिक जीवन में भी इनका विश्वास था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि निएंडरथल मानव ठंडे वातावरण के प्रति अनुकूलित था और पहली बार कला और प्रतीकात्मक व्यवहार, यानी कि शव को दफनाना, उनके साथ कुछ वस्तुएं रखना, इसका मतलब है कि इनको पारलौकिक दुनिया में विश्वास था कि ये जो मरने के बाद लोग हैं ये किसी न किसी पारलौकिक दुनिया में जाते हैं और उनको फिर इन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। आग का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला मानव आपसे पूछ दे, क्योंकि ये पका हुआ भोजन करते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा कि आग का उपयोग से होमो इरेक्टस शुरू किए, जिसमें जावा मानव ने आग का उपयोग प्रारंभ किया था, लेकिन आग का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला मानव ये निएंडरथल मानव था।
इनका औसत ब्रेन साइज जो है यानी दिमाग का साइज जो है, ये जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस ज्ञानी मानव से थोड़ा बड़ा था। लेकिन इसका मतलब यह कहीं नहीं है कि होमो सैपियंस से ये ज्यादा बुद्धिमान थे। यानी मस्तिष्क ब्रेन की साइज तो इनकी बड़ी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि होमो सैपियंस से ज्यादा बुद्धिमान थे। ठीक, यानी कि ब्रेन की साइज बड़े होने से ज्यादा जरूरी होता है आपका आईक्यू लेवल कितना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अभी तक मैंने जितने मानव पढ़ाए उसमें सबसे डेवलप सबसे बड़ा ब्रेन किसका था, तो निएंडरथल मानव का था। होमो सैपियंस के ब्रेन इनसे कम थे, लेकिन होमो सैपियंस इनसे ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान थे। बोलने और भाषा की क्षमता से पारंपरिक रूप से जुड़ा मानव, तो यहां जहां पे ये घाटी में पाए गए हैं गुफाओं में, वहां पे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि बोलने और भाषा की क्षमता का विकास अगर आपसे पूछ दे पहली बार किस मानव में देखा गया, तो निएंडरथल मानव में देखा गया। तो निएंडरथल मानव से संबंधित जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं थे उसको देख लीजिए। अब लास्ट हम लोगों का है जो मानव विकास क्रम हम लोग देख रहे हैं, जो होमिनिन शाखा थी ग्रेट एप्स की, उसकी होमिनिन शाखा में किस तरीके से हम लोग आधुनिक मानव तक आते हैं। अब अंतिम चरण पे हम लोगों का है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव क्या है, तो यह मानव प्रजाति जो है ये कोई अलग मानव प्रजाति नहीं थी, बल्कि ये यूरोप में पाई जाने वाली होमो सैपियंस प्रजाति ही थी। यानी कि ये अर्ली मॉडर्न होमो सैपियंस थे, यानी कि ये प्रारंभिक आधुनिक होमो सैपियंस ही थे क्रो-मैग्नन मानव। इसीलिए इनको जो है होमो सैपियंस का पूर्वज कहा जाता है। ये क्रो-मैग्नन मानव आपसे पूछ दे तो आप याद रखना कि यूरोप वाले एरिया में ये इनके जीवाश्म पाए गए, और इनको होमो सैपियंस जो है इनका पूर्वज कहा जाता है। यानी कि ये होमो सैपियंस ही है क्रो-मैग्नन मानव, ये प्रारंभिक आधुनिक होमो सैपियंस है, इसीलिए इनको होमो सैपियंस का पूर्वज कहा जाता है। तो आपसे पूछ दे होमो सैपियंस का पूर्वज, तो क्रो-मैग्नन मानव, और मानव का पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक, अब आते हैं होमो सैपियंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। होमो सैपियंस ये आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव को कहते हैं। तो आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव जो हमारा वर्तमान में, अगर मानव की प्रजाति में हम बताएं कि कौन सी प्रजाति जीवित है और वर्तमान में आधुनिक मानव किस प्रजाति का है, तो हम लोग होमो सैपियंस हैं, होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। होमो जो है यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये वंश परंपरा को दिखाता है। होमो, अभी हम लोगों ने जितने भी मानव पढ़े उसमें हमने देखा कि होमो इरेक्टस, ठीक, होमो हैबिलस, तो होमो वंश को दिखाता है, और सैपियंस जो है ये इनके जो है एक तरीके से वंश क्रम को दिखाता है। तो यहां पे याद रखिएगा होमो सैपियंस आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव है। इनका उद्भव अफ्रीका में 3 लाख वर्ष पहले हुआ। तो होमो सैपियंस का उद्भव कहां हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ 3 लाख वर्ष पहले। वर्तमान में होमो सैपियंस ही जीवित मानव प्रजाति है। इनसे जुड़ा जो अभी हम लोगों ने देखा कि निएंडरथल मानव था, उसने भी गुफाओं में एक तरीके से समाधान की क्रिया उन्होंने की, कला वगैरह बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन गुफा चित्र, आभूषण, प्रतीकात्मक व्यवहार का बहुत स्पष्ट प्रमाण होमो सैपियंस में मिलने लगता है, और होमो सैपियंस के विकास के बाद ही हम लोगों का जो आगे देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि प्राचीन भारत की शुरुआत हमारी जहां से सब्जेक्ट की होती है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे कि होमो सैपियंस का डेवलपमेंट किस प्रकार से वहां आगे बढ़ता है और हम लोग वर्तमान स्वरूप में आते हैं। तो यहाँ पे होमो सैपियंस को याद रखिएगा। तो ये तो हो गया कि विश्व स्तर पे जो मानव का उद्भव और विकास हुआ, आज के मानव में होमो सैपियंस में किस प्रकार से परिवर्तन देखा गया। तो ग्रेट एप्स इन्हीं के वंशक्रम में, ग्रेट एप्स के एक होमिनिन प्रजाति थी, उस होमिनिन प्रजाति के वंशक्रम को आगे हम लोगों ने बढ़ाते हुए देखा कि किस प्रकार से रामापिथिकस, रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल,
क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस का विकास क्रम हुआ। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में मानव के विकास क्रम के क्या कोई प्रमाण मिले हैं? जो ये होमो सैपियंस है, क्रोमैग्नन मानव, ये अभी पीछे हमने जो विश्व स्तर पे देखे जो जीवाश्म मिले थे, क्या भारत में भी मिले हैं? तो भारत में स्पष्ट रूप से मानव के पूर्ण जीवाश्म नहीं मिले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी आदि मानव के पूरी तरीके से जो पूर्ण जीवाश्म जिसको कहा जाता है, यानी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, वो नहीं मिला है। लेकिन जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, वहां पर बहुत पुराने स्तनधारियों यानी कि मैमल्स के जीवाश्म और प्राग ऐतिहासिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार मिले हैं। बहुत बार पूछा गया है। तो शिवालिक से क्या मिला है? तो जो प्राइमेट्स हैं, जो मैमल्स हैं, प्राइमेट्स क्या थे? ये मैमल्स का समूह था। तो प्राइमेट्स के जीवाश्म यहां से बड़ी संख्या में मिले हैं और प्राग ऐतिहासिक जो औजार हैं पत्थर के, वो भी बड़ी संख्या से शिवालिक से मिले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी का हथनोरा क्षेत्र। नर्मदा घाटी के हथनोरा से एक मानव कपाल के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, यानी एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो मानव की खोपड़ी बहुत बार पूछता है कहां से मिली है, तो ये नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिला है। यहां से मानव की अन्य अस्थियां भी मिली हैं, जैसे पसली, दांत, जबड़े आदि भी अलग अलग रूप में यहां पे मिले हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव के पत्थर के औजार भी यहां से मिले हैं। नर्मदा मानव जो था, अच्छा, यहां से जो ये मानव की खोपड़ी मिली, इसे नर्मदा मानव नाम दिया गया। यानी कि नर्मदा मानव को फिर किस, जो ऊपर हमने देखा विश्व में किस मानव से जोड़ा गया, तो अभी तक याद रखिएगा, ये जो नर्मदा मानव, ये जो खोपड़ी मिली, इसका जो कालक्रम निकाला गया वो होमो इरेक्टस मानव, जिसको मैंने बताया था कि अफ्रीका से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फैलने वाला मानव पूछे तो होमो इरेक्टस से थे। तो नर्मदा मानव आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस मानव प्रजाति से थे, तो ये होमो इरेक्टस मानव प्रजाति से थे। यहां पे याद रखिएगा, इनका संबंध, जो नर्मदा मानव का संबंध था, ये होमो इरेक्टस से जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने भारत में देखा कि पूर्ण जीवाश्म नहीं मिले हैं। स्तनधारियों के या प्राइमेट्स के हम लोग कह सकते हैं बड़ी संख्या में जीवाश्म शिवालिक से मिले हैं, और नर्मदा घाटी से मानव की एक खोपड़ी मिली है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन चुका है हथनोरा से, और ये जो मानव खोपड़ी है इसे नर्मदा मानव का माना गया। और नर्मदा मानव का संबंध अगर पूछ दे कि इतिहासकारों ने किस जो है ऊपर के प्रजाति से लगाया, तो होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस को मैंने बताया कि एशिया, यूरोप और भारत से लेके अन्य हिस्सों में फैलने वाला सबसे तेजी से मानव कौन था, तो होमो इरेक्टस मानव था। तो आज हम लोगों का जो मानव का उत्पत्ति और विकास, हमने जो हिस्ट्री की पहली क्लास ली थी उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को देखा था कि किस प्रकार से 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर उसको कालक्रमों में बांटकर हमने उसकी उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी के भूपर पट्टी बनी, किस प्रकार से उस पर जीवन का जो है उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ, कैसे डायनासोर्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे मछलियां बनी, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई। आज के क्लास में हम लोगों ने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यह समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि इस क्लास को करने के बाद आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि मानव बंदर की उत्पत्ति है या बंदर के विकास क्रम से बना है या औरंगुटान के विकास क्रम से, तो आप सीधे कह पाओगे कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मानव का जो उत्पत्ति है या विकास है, ये एक होमिनिन शाखा थी, उससे हुआ है, न कि बंदर या चिंपैंजी से। अगर बंदर या चिंपैंजी से होता तो ये जो बंदर अभी घूम रहे हैं, ये चिंपैंजी जो अभी जंगलों में देखे जाते हैं, चिड़ियाघरों में देखे जाते हैं, ये क्यों मानव में नहीं बदल जाते हैं? तो आप अब उनके उत्तर को देने के लायक बन पाएंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है, इतिहास सब्जेक्ट है, इसको बहुत आराम से पढ़िए और नोट्स बना के पढ़िए। तो आप देखेंगे कि चीजें अगर एक क्रम में एक बार तैयार कर ले जाते हैं तो फिर किसी भी एग्जाम में कितना भी घुमा के प्रश्न बनाए आप कर ले जाएंगे। और इसको पढ़ने के बाद आप
खुद से जाके पीवाईक्यू भी सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ने के बाद वास्तव में हमारे क्वेश्चन क्या जो पूछे गए हैं अब तक वो मिल रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।